Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is CA Samiksha Gupta and in this video I am gonna talk about the things you should keep in your mind while choosing CA form for your articleship. So guys, ICA के न्यू स्कीम के हिसाब से जो आर्टिकलशिप है अब CA आर्टिकल्स की वो 2 इयर्स की हो गई है। तो जो आर्टिकलशिप है उससे पहले आपको इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ते हैं एंड दो ट्रेनिंग्स है, एक आईटी की एंड ओसी की जो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जैसे ही आप इंटर के बोथ ग्रुप्स एग्ज़ाम दे दीजिए, रिज़ल्ट आने से पहले ही आप ये दोनों ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट आने तक का जो 1 से डेढ़ महीना जो आपको गैप मिलता है, वो आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो आप उसमें ये दोनों की दोनों ट्रेनिंग्स 15-15 दिन की होती है, तो आप ये कर लीजिए। एंड ये जो ट्रेनिंग्स है वो आप आईसीआई की ब्रांच से कर सकते हैं एंड आईसीआई की ब्रांच जो भी अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो जो भी आपके घर के नियरेस्ट है आप वहाँ से ये ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको आर्टिकलशिप जो है, क्या आपको डमी आर्टिकलशिप करनी चाहिए? तो गाइस नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम सीए कर लेते हैं, सीए के फाइनल के एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस करते हैं और किसी भी अपने यू नो नोन के थ्रू आर्टिकलशिप के अंडर रजिस्टर करा लेते हैं एंड डमी आर्टिकलशिप करते हैं। बट गाइस ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि कल को अगर आप सीए बन जाते हो बट आपको कुछ भी नहीं आता तो उस चीज़ का कोई भी रिलेवेंट नहीं हो है फिर आपकी वो डिग्री। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे सीए बनने के बाद तो वो उनको समझ आ ही जाएगा क्योंकि आपको कुछ काम तो आता होगा नहीं। सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करिए एंड आईसीए इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता कि आप डमी आर्टिकलशिप करें। तो आप वो तो बिल्कुल ही मत करना है। उसके बाद अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एक आर्टिकलशिप बिग 4 से या बिग 10 कंपनी से करनी चाहिए या फिर हमें आर्टिकलशिप एक मिड साइज़ फर्म से करनी चाहिए। सो गाइज़ ये डिपेंड करता है कि आपका फर्दर गोल क्या है, कि अगर आपको सीए बनने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो आपको मिड साइज़ फर्म से करनी चाहिए एज़ पर माय ओपिनियन। क्योंकि गाइज़ जो मिड साइज़ फर्म है उसमें आपको सारे डोमेन्स की नॉलेज मिलती है एंड आपको क्या होता है, क्लाइंट से आप डायरेक्टली डील करते हैं तो उस चीज़ की भी आपको नॉलेज मिलती है एंड आपको पता चलता है कि किस तरीके से सारे काम होते हैं। तो उस वजह से आपको मिड साइज़ फर्म जॉइन करनी चाहिए। बट अगर आपको फर्दर जॉब में जाना है तो आपको एक बिग 4 या बिग 10 कंपनीज़ को जॉइन करना चाहिए। क्योंकि उनकी एक ब्रांड नेम होती है, वहाँ पे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आपको पता चलता है कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है एक प्रोसीजर के हिसाब से, तो उस वजह से आपको बिग 4 जॉइन करनी चाहिए। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँगी कि क्या डिफ़रेंस होता है एक मिड साइज़ फर्म में एंड बिग 4 में। सो फर्स्टली टाइमिंग्स, तो गाइज़ जो टाइमिंग्स होते हैं वो जनरली ऑफ़िस के अराउंड 10 टू 6 या 10 टू 7 ही होता है। बट वो चीज़ कहने की बात होती है, जैसे मिड साइज़ फर्म में भी जब आपका काम पीक पे होता है, आईटीआर की रिटर्न्स वगैरह भरनी होती है, तो ये टाइम जो है वो एक्सीड कर देते हैं कंपनी डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कंपनी एंड वो आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। बट बिग फोर्स में क्या होता है, जनरली काम जो होता है वो लेट तक चलता है, लेट नाइट सिटिंग्स होती हैं। तो उस तरीके से अगर आपको लगता है कि आप लेट नाइट्स रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तभी आप बिग फोर्स के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप ना करें। एंड सेकंड चीज़ ये भी होती है कि बिग फोर्स में जनरली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो उधर आउट स्टेशंस भी होता है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना ट्रैवल वगैरह नहीं कर पाओगे, लेट नाइट सिटिंग्स नहीं कर पाओगे, तो आपको बिग 4 या बिग 10s को जॉइन नहीं करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ आती है स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड जो होता है वो मिनिमम एज़ पर आईसीआई फर्स्ट ईयर का 4000 है एंड सेकंड ईयर का 5000 है। तो जो मिड साइज़ फर्म है वो अराउंड इसी के अराउंड पे करती है और कुछ फर्म्स है मिड साइज़ जो ज़्यादा भी पे करती है, बट जो बिग 4s होती है उनका स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा होता है, अराउंड 10 के होता है। इवन फॉर फर्स्ट ईयर तो स्टाइपेंड उधर ज़्यादा होता है, तो आप स्टाइपेंड भी देख सकते हैं कि उस अकॉर्डिंगली आपको किस फर्म में जाना है। एंड नाउ थर्ड चीज़ इज़ एक्सपोजर। एक्सपोजर मिड साइज़ फर्म में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हर हर चीज़ का, हर डोमेन का एक्सपोजर मिलता है। चाहे वो हो गया इंटरनल ऑडिट, चाहे हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट, चाहे हो गया स्टॉक ऑडिट हो गया आपका, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो गया, चाहे आईडीटी हो गया। बट
जो बिग 10 होती है कंपनीज़, उनमें आपको एक स्पेसिफिक डोमेन चूज़ करना होता है एंड आपको सिर्फ एंटायरली जो आपकी आर्टिकलशिप है फिर वो उसी चीज़ में बीतती है। तो ये चीज़ आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको मिड साइज़ में जाना है, आपको सारे डोमेन्स में काम करना है या फिर आपको एक पर्टिकुलर डोमेन चूज़ करना है। अब गाइज़ इसी से एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है बच्चों के कि मैं कौन से डोमेन में जाऊँ? क्योंकि जब भी कोई इंटर का बच्चा पास आउट कर रहा है, आई नो कि उसको नहीं पता कि उसको किस डोमेन में जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक बार ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि हर डोमेन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है, हमें उसके फाइनेंशियल्स को देखना पड़ता है कि क्या, जैसे हमने जो इंटर में एएस पढ़े हैं और जो फाइनल में इंडियस आप लोग पढ़ेंगे कि क्या जो फाइनेंशियल्स है वो एज पर एएस एज पर इंडियस बने हैं या नहीं बने, और उसको फिर हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो हमने ऑडिट में पढ़ा है उस अकॉर्डिंगली बताना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स का सारा होता है कि इनकम टैक्स की हियरिंग वगैरह में आप जाते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह फाइल करना सीखते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। थर्ड हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें आप कस्टम के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, उनकी रिकन्सिलेशन, उनकी फाइलिंग, जीएसटीआर फाइलिंग्स एंड उनकी भी हियरिंग्स वगैरह, जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनके नोटिस को किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें आप आईटीडी में सीखते हैं। फोर्थ इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आप कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की उनकी गलतियों को निकालते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। आप एज एन इंटरनल पर्सन ऑफ द कंपनी काम करते हैं। उसमें क्या होता है, जनरली इंटरनल ऑडिट क्वार्टरली होती है। तो उसमें जैसे आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, तो आपको क्या करना है, पूरा सबसे पहले आप प्रोसेस समझते हैं कि कंपनी कैसे एचआर का काम करते हैं। उसके बाद उनका प्रोसेस समझने के बाद आप चेक करते हैं कि कंपनी ने क्या कुछ गलतियां तो नहीं की। जो भी प्रोसीजर्स हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, उनके अकॉर्डिंगली कंपनी ने काम किया है या नहीं किया, वो चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो वो आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरनल ऑडिट में। अब फिफ्थ इज़ फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी को पता है कि फ्रॉड हुआ है। अब फॉरेंसिक ऑडिटर का ये काम होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि फ्रॉड किसने किया है, कितने अमाउंट का किया है एंड किस तरीके से किया है। ये काम होता है फॉरेंसिक ऑडिट में। सो गाइस, ये मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को ब्रीफ आउट कर दिया कि क्या काम होता है इन डोमेन्स में, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आपको कौन से डोमेन में आगे जाना है एंड कौन से में नहीं जाना। तो इस अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको एक मिड साइज़ फर्म में जाना है या फिर एक बिग फोर में जाना है। सो गाइस, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ जाना है, अब हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करें? सो गाइस, फर्स्ट है डायरेक्ट रेफरेंस। अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी है जो इन इन कंपनीज़ में काम करता है, तो आप उनको डायरेक्टली अपना सीवी भेज सकते हैं एंड वो आपको रेफ़र कर देंगे। सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू अपने आप को रेफ़र करा सकते हैं। आप जाके लिंक्डइन पे अपना प्रोफ़ाइल बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन्स उस कंपनी में ऑलरेडी है, आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें एंड उनके थ्रू अपना सीवी फॉरवर्ड कराएँ। अब एक चीज़ और है, आप किसी के थ्रू मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि अपना सीवी फॉरवर्ड करा सकते हैं, बट इंटरव्यू आपके हाथ में है। आपको इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कोई भी इंसान आपका मैक्सिमम सीवी ही फॉरवर्ड करा सकता है। इंटरव्यू के लिए वो लायबल नहीं होगा, इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि इंटरव्यू के, क्योंकि काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज़ में 3 राउंड होता है, कुछ कंपनीज़ में 2 राउंड होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली आप पहले ही कंपनी के बारे में नॉलेज ले लीजिए कि इस कंपनी में कितने राउंड्स होते हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। सो दिस इज़ रिगार्डिंग कि आप कैसे अपना सीवी फॉरवर्ड करा सकते हैं। थर्ड इज़ naukri.com वगैरह पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द आर्टिकलशिप। सो गाइज़, अब इसके बाद एक चीज़ और हमारे दिमाग में आती है कि क्या हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए? सो गाइज़, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो भी आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में मिलती है। फर्स्ट इज़ स्टाइपेंड। स्टाइपेंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा मिलता है, लाइक अराउंड 20K से स्टार्ट होके 50K तक मिल जाता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में। सेकंड चीज़ इज़ जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में टाइमिंग्स होते हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर ही होते हैं, 10 to 6 वाली जॉब होती है जो नॉर्मली कंसल्टेंसी में होती है। थर्ड थिंग इज़ कि वहाँ काम क्या होता है,
जो काम है वो मिड साइज़ फर्म और जो बिग फोर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। इंडस्ट्री का काम काफ़ी ज़्यादा उनके एरियाज़ भी डिफरेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो उस तरीके का काम होता है वहाँ पे। एंड इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो आपको एक लेवरेज मिलता है कि आपको हो सकता है कि आफ्टर डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम देयर आपको वहीं पे वो लोग जॉब ऑफर कर दें। एंड इंडस्ट्री में जो सीटीसी वगैरह होता है वो भी काफ़ी कंपेयर टू कोई भी फॉर्म सीए फॉर्म्स ज़्यादा मिलता है, तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट है। तो अगर आपको इंडस्ट्री मिल रही है तो जाना चाहिए ज़रूर। And this is regarding this video, guys. Do let me know in comment section if you have any queries, and do like, share and subscribe my channel for more such videos. Bye guys.